Hello friends, welcome to Agriculture Our YouTube channel. In this presentation, we are discuss about the general agriculture questions which is helpful for the all agricultural competition exam. So let's start. First is water harvesting. What is the water harvesting? As you can see, water harvesting is the capture, diversion and storage of water obtained from different freshwater sources for plant irrigation, domestic purpose, industrial purpose and groundwater recharge and other uses. यदि हम जल संग्रहण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो ये होता क्या है, जब हम विभिन्न सोर्सेज यानी कि बहुत सारे सोर्सेज से अपना जो फ्रेश वाटर है, जो वर्षा का जो पानी है, हम उसको एकत्रित कर लेती हैं। किस लिए एकत्रित करते हैं? फॉर द प्लांट यूज, यानी कि आपके जो पौधे हैं उनके यूजेस के लिए, सिंचाई के लिए। डोमेस्टिक पर्पस यानी कि जो अपने आर्थिक उत्पादन है उनके लिए यूज करें, जैसे कि पशुओं को निलाने या फिर पशुओं को पानी पिलाने के लिए यूज कर लें। या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस यानी कि जो उद्योग है हम औद्योगिक प्रयोग में ले लें। या ग्राउंड वाटर जो पानी है, जो वाटर टेबल है, हम उसको रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर जो लो हो रहा है इस समय, हम उसे रिचार्ज करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो वाटर हार्वेस्टिंग को हम कह सकते हैं वर्षा की जो पानी है, वर्षा का जो पानी है, हम उसको विभिन्न सोर्सेज से कलेक्शन कर लें, यानी कलेक्शन ऑफ द ग्राउंड, कलेक्शन ऑफ द रेन वाटर, ठीक है। यानी कि जो विभिन्न सोर्सेज है, जो वर्षा का पानी, हम उसको कलेक्शन कर लें किसके लिए? अपने यूजेस के लिए। कैसे? प्लांट इरीगेशन के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। जो पानी है हम उसका संग्रहण करने, एकत्रित करना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। तो वाटर हार्वेस्टिंग हम करते क्यों हैं? जब हम हमारे पानी, जो वर्षा का जो पानी है, कि एक समय यानी कि मानसून के समय पर अवेलेबल होता है, लेकिन जब मानसून चला जाता है तो वर्षा का जो पानी है उसका यूज हम जो किया हुआ है, जो एकत्रित किया हुआ है पानी, उसका यूज कर सकते हैं हम अपनी फसलों की सिंचाई के लिए, पशुपालन में या फिर औद्योगिक प्रयोग में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय जब पानी नहीं अवेलेबल होता है उस समय जो वाटर हार्वेस्टिंग किया हुआ जो पानी है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तथा राजस्थान एरियाज में जो टाँका बनाते हैं, उनको जो कुएं बनाते हैं, पक्के कुओं को टाँका बोलती हैं या फिर बावड़ी बोला जाता है, उनमें पानी को हार्वेस्टिंग करने का कार्य किया जाता है। और जिस समय अब जो पानी की जो सोर्सेज जो है पानी के, जो कम होते जा रहे हैं और पानी की जो किल्लत आने वाली है फ्यूचर में, तो वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो चुका है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। देखो, जैसे कि आपके घर की छत है या फिर आपकी इंडस्ट्रीज की जो बड़ी बड़ी छत है, वहां से जो पानी जो जाता है वो वेस्ट ही तो होता है, लेकिन उसे वेस्ट ना करें। एक पाइप के द्वारा, हमने एक कॉमन पाइप के द्वारा एक पॉइंट बनाया, कॉमन पॉइंट, और वहां से जो पानी है हमने बड़े बड़े टैंक्स में एकत्रित कर लिया तथा इस जब पानी का यूजेज हम सिंचाई के लिए कर सकती है। तो ये हो गया आपका वाटर हार्वेस्टिंग। अब बात करेंगे हम आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स की। क्या होती है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स? ऐसी सॉइल यानी कि ऐसी मिट्टी जो उन जिनमें जो हमारी फसल है, जो कुछ फसल उग सकती है, कुछ फसल नहीं उग सकती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? उसका पीएच मान गड़बड़ हो सकता है, उसमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो सकते हमारे पौधे को उचित मात्रा में, या फिर हमारा पौधा उस भूमि में सूटेबल हो ही नहीं सकता। तो ऐसी भूमियां आपकी जो होती है प्रॉब्लमेटिक सोल होती हैं। अगर प्रॉब्लमेटिक सोइल की बात करें तो हम आधार पर 3 भाग में बांटती हैं: अम्लीय, क्षारीय तथा ऊसर, ठीक है। ये हो गई आपकी 3 प्रकार की सॉइल्स, यानी कि एसिड, अल्कलाइन तथा सलाइन सॉइल्स। अब बात करेंगे हम एसिड यानी कि अम्लीय सॉइल्स की। क्या होती है आपकी अम्लीय मृदा? सुनिए, लिखा हुआ है सॉइल विद लो पीएच कंटेंट, रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम कंसिडर्ड एज द एसिड सॉइल। यानी कि अम्लीय मृदा हम उसे कहेंगे जिसका जो पीएच मान है गाइस कितना हो, 7 से कम हो, तथा हाइड्रोजन के आयन तथा एल्यूमिनियम के आयन अधिक हो, हम उसे कहेंगे अम्लीय मृदा कहेंगे। अगर हम अम्लीय मृदा के पीएच मान के आधार पर बांटें तो अल्ट्रा एसिडिक जो मृदा होगी उसका पीएच मान होता है 3.3। एक्सट्रीमली एसिडिक मृदा जो होगी उसका 3.5 से 4.5 तक होता है पीएच मान। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल की बात करेंगे तो उसका पीएच मान होता है 4.5 से 5 तक, तथा लाइटली एसिडिक सॉइल की बात करेंगे तो उसका पीएच मान होता है 6.1 से 6.5 तक, ठीक है। एक जनरल सिंपल सी अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछ ले कि अम्लीय मृदा आप किसे कहोगे, तो आप बताओगे सर हम एसिडिक सॉइल उसे कहेंगे जिसका पीएच मान 7 से कम पाया जाएगा तथा जिसमें हाइड्रोजन तथा एल्यूमिनियम आयन अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो, हम उसे अम्लीय मृदा कहेंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि जो अम्लीय मृदा जो होती है नीले लिटमस पेपर को किस कलर में बदल देती है? नीले जो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है उसको
किस कलर में परिवर्तित कर देती है, ये लाल रंग में परिवर्तित कर देती है। तो एसिडिक सॉइल के लिए हम कौन सा कलर डोमिनेंट है, दैट इज ए रेड कलर। लाल रंग को हम एसिडिक सॉइल का डोमिनेंट कलर मानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हम एल्कलाइन सॉइल की, कि एल्कलाइन सॉइल होती क्या है, क्या इसकी कैरेक्टर्स हैं। सुनिए, यह लिखा हुआ है एल्कलाइन सॉइल की बात करेंगे तो alkaline soil or sodic soil is defined as soil having a conductivity of the saturation extent less than 4 dsm, यानी कि जो EC जो होती है, EC जो होती है इस सॉइल की कितनी होगी, 4 से कम होगी। कितनी होगी, 4 से कम होगी। वेरी गुड। देन एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज ग्रेटर देन 4, यानी कि ESP जो होगी आपकी कितनी होगी, ग्रेटर देन 15, यानी कि 15 से अधिक होगी इसकी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। और पीएच मान की बात करेंगे, पीएच मान की, तो इसका पीएच मान होगा 8.5 से लेकर के 10 तक, यानी कि 8.5 से अधिक लेकिन 10 से कम। ठीक है, इसके बीच में आपका पीएच मान इसका पाया जाएगा। तथा और जो सॉइल है आपकी, जो एल्कलाइन सॉइल है, हम इनको सोलोर और डिग्रेडेड एल्कलाइन या फिर सोडिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो या फिर ब्लैक एल्कलाइन सॉइल के भी नाम से जानते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि ब्लैक एल्कलाइन सॉइल के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो ह्यूमस जो होता है, जो ह्यूमस कंटेंट की वजह से, कार्बनिक पदार्थ की डिकम्पोजिशन की वजह से जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो इसका कलर जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम इसे एल्कली सॉइल के, ब्लैक एल्कली सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन होगी, एल्कलाइन सॉइल को हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसका पीएच मान 8.5 से 10 तक हो, जिसकी ईसी है ना, इसी उसकी 4 से कम हो, तथा एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज आपका 15 से अधिक हो, हम उसे एल्कलाइन सॉइल के नाम से जानेंगे। अब बात आती है आपकी सैलाइन सॉइल की, कि व्हाट इज द सैलाइन सॉइल। तो सैलाइन सॉइल की हम फीचर जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, क्या है। सुनिए, यह लिखा हुआ है सैलाइन सॉइल के बारे में, सैलाइन सॉइल में बी डिफाइंड एज, सैलाइन सॉइल may be defined as a soil having a conductivity of the saturation extra greater than 4 dsm, यानी कि इसी की बात करेंगे इस सोल की, तो कितनी होती है, 4 से अधिक होती है। पीएच मान की बात करेंगे इसका, तो पीएच मान कितना होता है, 8.5, यानी कि 7 से लेकर के 8.5 तक होता है। तथा ESP की बात करेंगे, यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की बात करेंगे, तो होता है लेस देन 15, यानी कि 15 से कम होता है इसका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। वहीं हमने अभी आपको पढ़ाया है एल्कलाइन सॉइल। क्या पढ़ाया गाइस, आपको एल्कली सॉइल पढ़ाया है। एल्कली सॉइल का जो पीएच मान था, वो पीएच मान कितना था, 8.5 से लेकर के 10 तक था गाइस। तथा ईसी जो थी पी उसकी आपकी एल्कलाइन सॉइल की कितनी थी, आपकी 4 से कम थी। तथा ईएसपी तो थी आपकी आपकी ईएसपी जो थी कितनी थी, आपकी 15 से अधिक। तो यहां से आप देखो, जो एल्कलाइन सॉइल है और आपकी सैलाइन सॉइल है, दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है, कि जो इसका अधिक होगा वो एल्कली का कम होगा, और जो भी मात्रा एल्कली की अधिक होंगी वो आपकी सैलाइन की कम होंगी। ठीक है, तो ये आपका कॉमन पॉइंट है, तो आपने ये की पॉइंट्स आप लिख लेना। यदि बात करें हम अपनी सैलाइन सॉइल्स की, तो सैलाइन सॉइल्स किस एरियाज में बनती है, आपकी सैलाइन सॉइल ऐसे एरिया में बनती है जहां सूखा अधिक मात्रा में रहता हो, यानी कि एरिड रीजन में आपकी सैलाइन सॉइल अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सैलाइन सॉइल हमारी डेवलप हो रही है, लेकिन बताया जाता है कि ऐसा एरिया जहाँ वर्षा कम मात्रा होती हो, वहाँ सैलाइन सॉइल एक्यूमुलेट हो जाती है। क्यों हो जाती है, ये सुन लीजिए। ये हो गया आपका ग्राउंड सरफेस, इसमें है आपका पानी, साथ में इसके घुले हुए सोडियम साल्ट, यानी कि लवण घुले हुए हैं। जब ये पानी कैपिलरी वाटर के थ्रू, यानी कि कैपिलरी जो मूवमेंट होता है उसके थ्रू ऊपर आएगा आपकी भूमि की सतह पर, और आकर के साल्ट भी इसके साथ में, सोडियम साल्ट भी एकत्रित हो जाएंगे। वर्षा का जो पानी है वो अवेलेबल नहीं है, और तेज प्रकाश है, यानी कि वर्ष वो आपका तापमान अधिक है, तो जो आपका पानी है वो तो गैस बन के उड़ जाएगा। नीचे आपकी भूमि पर क्या बचे, साल्ट यानी कि लवण बचे, और जो लवण है वो घुल करके नीचे नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि वर्षा नहीं हो पाती। इस वजह से आपकी जो सॉइल है सैलाइन सॉइल यानी कि लवणीय मृदा में बदल जाती है। मैं आपको अभी एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आप पहचान हो जाएगी कि आपकी सैलाइन सॉइल होती कैसी है देखने में। देखो, विजुअल आपकी सैलाइन सॉइल देखने में ऐसी होती है, क्योंकि ये जो सफेद कलर आप देख रहे हो, ये साल्ट है, जो साल्ट एक्यूमुलेट हो गए इसकी अपर लेयर पर सॉइल्स की, ये साल्ट है। ठीक है, और इस सैलाइन सॉइल को हम सुधार कैसे सकती है, सैलाइन सॉइल को हम लीचिंग की क्रिया के द्वारा या फिर फ्लोडेड के द्वारा, यानी कि बाढ़कृत के द्वारा, यानी कि ऐसी सिंचाई करें, इसमें पानी भर दें खूब,
बाढ़कृत तथा फिर देन उसके बाद में एक सोर्स से इसका पानी निकाल दें, या फिर लीचिंग करवाई जाए, यानी कि पानी अधिक मात्रा में भरा जाए इसमें, जिससे जो साल्ट है जो घुल करके नीचे आपकी सॉइल सरफेस में रूट जोन से नीचे जाकर के स्टोर हो जाए, जिससे आपकी जो सॉइल है वो नॉर्मल सॉइल में बदल जाए। लेकिन ये आपका स्थायी तरीका नहीं है, लेकिन जब आपकी पानी जब उसको प्राप्त होगा, जब पानी ऊपर आएगा तो ये साल्ट फिर से एक्यूमुलेट होकर के ऊपर आएगा, फिर से आपकी सॉइल सलाइन हो जाएगी। तो ये स्थायी कारक नहीं है। आपका स्थायी कारक वही है जैसे कि फ्लोटेड करा देना, यानी कि अधिक मात्रा में आपको पानी भरे फिर इस पानी को ड्रेनेज कर दे, यानी कि बाहर निकाल दे खेत से, तो तब आप अपनी सलाइन सोल को सुधार सकती है। वहीं हम बात करेंगे आप कुछ की पॉइंट्स की कि आपके की पॉइंट्स है क्या। सुनिए, एग्रीकल्चर वॉरियर यूट्यूब पर आपका स्वागत है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करते रहे, ठीक है। अब बात करेंगे हम सॉइल एरोजन की कि सॉइल एरोजन होता क्या है। सुनिए, डेफिनेशन है द रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट्स कैलेट सॉइल एरोजन। किसके थ्रू जाती है? एक्शन ऑफ वाइंड एंड वाटर, यानी कि जो आपकी मृदा है इसका एक पोर्शन ये है, इसका ये पोर्शन कटने के पश्चात इसी भाग पर पहुंच जाए। द रिमूवल ऑफ द सॉइल पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द वाटर एंड एयर, ठीक है, हवा या पानी के द्वारा आपकी मृदा का एक भाग कटने के पश्चात दूसरे स्थान पर बहकर या फिर उड़कर चला जाए, हम उसे सॉइल एरोजन कहते हैं। सेल एरोजन कितने प्रकार का होता है? इट इज ए टू टाइप। फर्स्ट इज एयर एरोजन, देन सेकंड इन वाटर एरोजन की हवा के द्वारा मृदा कटाव, देन पानी के द्वारा मृदा कटाव। अब बात आती है जो आपके हवा के द्वारा जो मृदा कटाव होता है सबसे अधिक एरियाज में किस में होता है? ऐसा एरिया जहां वर्षा कम मात्रा में होती है, सूखा जो एरिया होगा वहां पर आपका हवा के द्वारा मृदा कटाव होगा। और ऐसा एरिया जहां आपकी वर्षा अधिक मात्रा में होती हो, जहां बाढ़ग्रस्त एरिया हो, जहां फ्लडेड एरियाज हो, वहां पर आपका वाटर एरोजन होगा। अब मैक्सिमम एरिया पूछा जाएगा आपका वाटर एरोजन का, तो वो कहाँ पर है गाइस? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अधिक एरिया आपके वाटर एरोजन का। और एयर एरोजन की बात की जाएगी तो अधिक एरिया है आपका राजस्थान एरियाज में, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। कितनी होती है? 750 mm से भी कम वर्षा होती है आपकी, तो ऐसा एरिया शुष्क एरिया कहलाता है। और शुष्क एरिया में तेज हवाएं चलती है, तो वो आपका एयर एरोजन को आपने करने की देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फादर ऑफ सॉइल एरोजन, यानी कि जो सॉइल एरोजन है, मृदा जो कटाव है, उसके पितामह किसको कहते हैं? दैट इज ए बेनेट। बेनेट को हम सॉइल एरोजन के पिता कहते हैं। फिर सॉइल एरोजन कंट्रोल के पिता किसको कहेंगे? दैट इज ए वोल्नी, यानी कि अगर हमारा मृदा कटाव हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के सुझाव भी तो किसी ने दिए होंगे, और जो मृदा कटाव है उसको कंट्रोल करने वाले जो पिता है दैट इज ए वोल्नी, इनको वोल्नी को सॉइल एरोजन के कंट्रोल के पितामह कहते हैं। यहीं से मैं आपको गाइस कुछ की पॉइंट्स बता दूं। वाटर एरोजन को हम मल्चिंग के द्वारा कम कर सकते हैं। आप यदि मल्चिंग नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मल्चिंग को हिंदी में कहते हैं हम पतवार बिछाना, यानी कि हम काली पॉलीथीन जो होती है, पतली पतली पॉलीथीन शीट्स का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह पर हम पॉलीथीन शीट्स को बिछा दें, जिससे जो वर्षा की बूंदें डायरेक्ट आपकी सोइल से आकर के नहीं जुड़ेंगी, तथा जो पानी जो उड़ता है वो भी नहीं उड़ेगा, और जो मृदा का जो कटाव है इतनी ज़्यादा नहीं उड़ पाएगा। और क्या कर सकते हो? ऐसी क्रॉप्स उगा सकते हो जो आपकी भूमि को कवर करके ग्रो करें, यानी कि कवर क्रॉप्स उगाएं, जैसे कि आपकी लोबिया हो गया, ग्राउंडनट हो गया, या फिर सनई हो गया, है ना, या फिर बरसिम हो गया। ऐसी क्रॉप्स को आप उगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लिए वेव एरोजन की। व्हाट इज द वेव एरोजन? आपने अभी तक पढ़ा वाटर एरोजन क्या है, एयर एरोजन क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा वेव एरोजन, यानी कि कंबाइंड वाटर एंड वाइड एरोजन कैलेड वेव एरोजन। जब आपकी मृदा का कटाव वाटर तथा एयर, यानी पानी तथा हवा दोनों के मिलने के कारण हो, हम उसे कहेंगे वेव एरोजन, ठीक है। अगर एरिया की बात करेंगे, वाटर एरोजन प्रिवेलेंट एरिया दैट इज ए 148 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि जो जल के कटाव के द्वारा जो एरिया, जो विस्तारित एरिया है हमारी इंडिया में, भारत में, वो कितना है? 148 मिलियन हेक्टेयर। तथा हवा के द्वारा जो है वो है हमारे 13.5 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ ये MGA नहीं है, MHA है गाइस। क्या है? MHA, यानी कि मिलियन हेक्टेयर। तथा ये वाटर ना होकर के क्या है? ये टाइपिंग मिस्टेक थी कुछ थोड़ी सी, ठीक है। तो एयर एरोजन जो होगा वो है हमारा 13.5 मिलियन हेक्टेयर, तथा वाटर एरोजन जो होगा वो है 148 मिलियन हेक्टेयर। और केमिकल एरोजन की बात करेंगे तो वो होता है 13.6 मिलियन हेक्टेयर। अब यहाँ से एक कंपटीशन एग्जाम से क्वेश्चन आता है कि वाइन एरोजन जो है, वाइन एरोजन के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए आपकी हवा की? क्रिटिकल स्टेज होनी चाहिए स्पीड, वो है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी जो क्रिटिकल फॉर द वाइन एरोजन वाइंड स्पीड होनी चाहिए वो है आपकी 12 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपकी जब हवा चलेगी उसे हम कहेंगे क्रिटिकल फॉर वाइंड एरोजन वाइंड स्पीड, ठीक है।
तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। यहीं से मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी आपके साथ अम्लीय मृदा का डिस्कस किया। मैंने अभी आपको बताया नीले लिटमस पेपर को अम्लीय मृदा लाल लिटमस में बदल देती है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, रिक्लेमाइजेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल यूज क्या करते हैं हम, यानी कि एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज ए चूना, यानी कि लाइम का हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि चूने का प्रयोग कर सकते हैं अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए। ठीक है, बात आएगी वहीं आपकी क्षारीय मृदाओं की। तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं गाइस, जिप्सम। जिप्सम का हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए, रिक्लेमाइजेशन करने के लिए अपनी क्षारीय मृदाओं को हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ए कैल्शियम सल्फेट प्लस 0.2H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका कैल्शियम सल्फेट का। अगर इसमें भी आपसे पूछा जाए कि सल्फर कितने परसेंटेज होती है, तो 18.5% आपकी सल्फर पाई जाती है। अगर कैल्शियम की बात की जाएगी तो वो होती है 23%। ठीक है, आपकी जो जिप्सम है उसमें जो सल्फर पाई जाती है वो होती है 18.5% तथा कैल्शियम की बात करेंगे तो पाई जाती है 23% तक आपकी कैल्शियम लगभग में पाई जाती है। तो ये अब जिप्सम का हम प्रयोग करते हैं अपनी क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जनरल एग्रीकल्चर से जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं और जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कराई। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एग्रीकल्चर वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो वैल्यूबल जो वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तथा लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा।